प्यारे बच्चों, क्लास 12 18/1/2023 फर्स्ट सिटिंग मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। एक बार आप लोग अवश्य मिलान कर लें। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक्सपर्ट टीचरों द्वारा बनाया गया है और ये मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया है विभिन्न विद्यालयों के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर ले, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मॉक टेस्ट पेपर 2 मतलब ये सेकेंड मॉक टेस्ट है। एक मॉक टेस्ट पहले हो चुका है। ये आपका इतिहास का है जो फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम हुआ था। विषय हिस्ट्री इतिहास का है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो हम लोग सभी जानते हैं मोहनजोदाड़ो जो है वो मृतकों का टीला कहलाता है। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ जो आंसर है वह गलती से टाइप हो गया होगा देवभूमि सुंग, जो गलत है। इसके जगह सही आंसर होगा देवभूति सुंग। ये सही आंसर है देवभूति सुंग। मतलब सुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो देवभूति सुंग है। फिर है, आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक थे। तो वे है कृष्णदेव राय। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया। तो ये किया था 1562 ईस्वी में। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल कैनिन था। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में मगध विकास के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। मतलब मगध के विकास के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण है कि मगध के इस राजनीतिक उत्कर्ष के पीछे इसकी भौगोलिक स्थिति थी। इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज सामरिक दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित थी। मगध का क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफ़ी उर्वर था। व्यापार एवं उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे। मगध के दक्षिणी क्षेत्र जो आधुनिक झारखंड है में खनिज संपदा लोहा आदि प्रचुर मात्रा में था। लाल से उपकरण एवं हथियार बनाए जाते थे। माने लाल लोहा जो रहता है उससे। इस क्षेत्र में घने जंगलों में हाथी काफ़ी संख्या में उपलब्ध थे जिनका युद्ध में काफ़ी महत्व था। इन पर दलदल भूमि या दुर्लभ स्थानों में भी सवारी की जा सकती थी। किलों या दुर्गों को ध्वस्त करने में भी हाथी काफ़ी उपयोगी थे। फिर है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों से निकटता के कारण आवागमन सस्ता और सुलभ था। लेकिन आरंभिक जैन एवं बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बतलाया। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म जैसे मगध के प्रसिद्ध शासक अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और इनके योग मंत्रियों ने इनकी महत्वाकांक्षाई नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण क्या था। तो 1857 ईस्वी की क्रांति पूर्णतया असफल रही। यद्यपि विद्रोहियों ने अदम्य साहस, उत्साह, वीरता एवं त्याग का परिचय दिया, किंतु उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता न मिल सकी और अंग्रेज विद्रोह का दमन करने में सफल हुए। इस विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला था क्रांति का सीमित क्षेत्र। तो क्रांति का क्षेत्र अत्यंत सीमित था, अर्थात देश के अनेक भागों में क्रांति का प्रभाव नहीं पहुंच सका। यहाँ तक ही लिख दीजिएगा, चलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, विद्रोह का सामंतवादी चरित्र। तो 1897 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध और रुहेलखंड के तथा उत्तरी भारत के अन्य सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे कि पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। तो यहाँ तक भी लिखिएगा, चलेगा। फिर है, केंद्रीय योजनाओं का अभाव। तो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय योजनाओं का अभाव था तथा उनकी नीति स्पष्ट नहीं थी। नीति के अस्पष्ट तथा केंद्रीय न होने के कारण क्रांतिकारी नेताओं में एकता का सर्वथा अभाव था। ये भी कारण था। तो आप लोग 2-2, 3-3 लाइन में भी इसको डील कर सकते हैं या पूरा लिखने का मन है तो यहाँ से आप इसको उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
साधनों व हथियारों का अभाव। तो क्रांतिकारियों के पास धन, अस्त्र शस्त्र, आधुनिक साधन जैसे रेल, डाक, तार व कर्मठ सेनापतियों का पूर्ण अभाव था। इसके विपरीत अंग्रेजों को सभी साधन उपलब्ध थे। फिर है योग नेता का अभाव। यद्यपि क्रांति में अनेक ऐसे नेता थे जिन्होंने क्रांति को संगठित करने तथा उसको सफल बनाने के लिए अकथनीय प्रयत्न किए, किंतु इनमें कोई भी ऐसा योग नेता नहीं था जो समस्त देश के लिए सर्वमान्य होता। अगला है अंग्रेजों की संतोषजनक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। तो इस समय अंग्रेजों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति संतोषजनक थी, जिसके कारण वे क्रांति का कठोरतापूर्वक दमन करने में सफल हो गए। दोस्त मोहम्मद ने संधियों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण नहीं किया। फिर है अराजकता का उत्पन्न होना। तो क्रांतिकारियों ने धन के अभाव में साधारण जनता को लूटना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण क्रांति के क्षेत्रों में अराजकता उत्पन्न हो गई और जिसने शीघ्र ही जनता को क्रांति से उदासीन कर दिया। तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगला है क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना। तो क्रांति के लिए 31 मई 1857 का दिन निश्चित था, परंतु बैरकपुर व मेरठ की घटनाओं के कारण यह पहले ही 10 मई को प्रारंभ हो गई। अंग्रेज इस चिटपुट क्रांति को दबाने में सफल हो गए। 9वां है अंग्रेजों द्वारा कूटनीति उपायों का प्रयोग। इसके अतिरिक्त क्रांति का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने सफल कूटनीतिक उपाय भी किए। हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच मतभेद भड़काने के लिए बहादुर शाह के नाम से झूठे फरमान जारी किए गए, जिनमें कहा जाता था कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिखों का वध कर दिया जाएगा। तो ये था उसके कारण। बाकी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। 8वां है असहयोग आंदोलन की व्याख्या करें। तो असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC द्वारा शुरू किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी ने असहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन की अवधि सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक मानी जाती है। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नए अध्याय का संकेत दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड सहित कई घटनाओं के मद्देनजर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1922 की चौरी चौरा घटना के कारण इसे बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन की विशेषताएं, आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। इसकी विशेषता है यह आंदोलन अनिवार्य रूप से भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध था। फिर है विरोध के दौर पर भारतीयों को अपनी उपाधियां त्यागने और स्थानीय निकायों में मनोनीत सीटों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। फिर है लोगों को अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। फिर है लोगों को अपने बच्चों को सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों से वापस लेने के लिए कहा गया था। फिर लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और केवल भारतीय निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कहा गया। फिर लोगों से विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करने को कहा गया। फिर लोगों को ब्रिटिश सेना में सेवा न करने के लिए कहा गया। यह भी योजना बनाई गई थी कि यदि उपरोक्त कदमों का परिणाम नहीं निकला तो लोग अपने करों का भुगतान करने से मना कर देंगे। फिर कांग्रेस ने स्वराज व स्वशासन की भी मांग की। मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अहिंसक साधनों का ही प्रयोग किया जाएगा। असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में एक निर्णायक कदम था, क्योंकि पहली बार कांग्रेस स्वशासन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक साधनों को त्यागने के लिए भी तैयार थी। गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि अगर यह आंदोलन पूरा होता रहा तो 1 साल में स्वराज हासिल हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है मुगल काल में शाही महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो ये भूमिकाएं निम्नलिखित है। पहला है मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी। इतिहास साक्षी है कि मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम नूरजहां की शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मलिका नूरजहां ने मुगल सम्राट पर अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित करके शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। उसने जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया तथा बहुत से सिक्कों पर भी उसका नाम आने लगा। शाही आदेश पत्रों पर बादशाह के हस्ताक्षरों के अतिरिक्त बेगम नूरजहां का नाम भी आने लगा। इस प्रकार शासन सत्ता नूरजहां के हाथों में केंद्रित होने लगी। राज्य संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नूरजहां की स्वीकृति के बिना नहीं लिया जा सकता था। दूसरा है नूरजहां के पश्चात मुगल रानियों और राजकुमारियां महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने लगी। शाहजहां की पुत्रियां
जहां नारा और रोशन आरा की वार्षिक आय ऊंचे शाही मनसबदारों की वार्षिक आय से कम नहीं थी। जहां नारा को विदेशी व्यापार के एक अत्यंत लाभप्रद केंद्र सूरत के बंदरगाह नगर से भी राजस्व प्राप्त होता था। तीसरा है आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होने के परिणाम स्वरूप मुगल परिवार की महत्वपूर्ण महिलाओं को इमारतों एवं बागों का निर्माण करवाने की प्रेरणा मिली। जहां नारा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद में स्थापना की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया। इनमें से आंगन तथा बाग के साथ एक 2 मंजिला भव्य कारवां सराय विशेष रूप से उल्लेखित है। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा को भी जहां नारा द्वारा ही तैयार किया गया था। फिर है शाही परिवार की महिलाओं में अनेक उच्च कोटि की प्रतिभावान तथा विदुषी महिलाएं थीं। गुलबदन बेगम, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और महामुगल सम्राट अकबर की फूफी मतलब बुआ थी, इसी प्रकार की एक महिला थी। उसे तुर्की और फारसी का अच्छा ज्ञान था और वह इन दोनों भाषाओं में कुशलता पूर्वक लिख सकती थी। अकबर ने जब दरबारी इतिहासकार अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया तो उसने गुलबदन बेगम से आग्रह किया कि वह बाबर और हुमायूं के समय के अपने संस्मरणों को लिपिबद्ध करे ताकि उसको दे सके। अब्दुल फजल उनसे लाभ उठाकर अपने ग्रंथ को पूरा किए। फिर है महात्मा बुद्ध के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें। तो महात्मा बुद्ध के उद्देश्य है सो नैतिक और दार्शनिक दोनों उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम लोग नैतिक मार्ग को उनका देखते हैं। नैतिक मार्ग में क्या है कि गौतम बुद्ध के नैतिक उपदेशों 4 आर्य सत्य का बड़ा महत्व है। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार है। पहला है दुख, यह संसार दुखमय है। जीवन दुखमय है क्योंकि इसमें वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, क्योंकि अपने प्रिय का वियोग तथा अप्रिय का असंयोग है। अपनी इच्छाओं और वासनाओं का अपूर्ण रह जाना दुख का कारण है। सभी इस दुख से ग्रसित है। फिर है दुख समुदाय। गौतम बुद्ध ने इसे दुख का समुदाय अर्थात कारण भी बताया। उन्होंने बताया कि दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा का तात्पर्य है लौकिक वस्तुओं और भौतिक सुखों के प्रति अस्पृश्यता। तृष्णा की वृद्धि से अहंकार, कला, द्वेष, दुख आदि उत्पन्न होता है। फिर है दुख निरोध। उन्होंने यह भी बताया कि निरोध संभव है। तृष्णा के नाश से जन्म, मरण तथा उससे संबंधित सभी दुखों का अंत हो जाता है। संपूर्ण तृष्णा का अंत हो जाने पर मनुष्य दुख रहित हो जाता है और निर्वाह प्राप्त हो जाता है। फिर है दुख निरोध का इसी संसार में है मार्ग। जी ने मतलब बुद्ध ने दुख के निरोध या निर्वाह का मार्ग भी बताया। दुख को समाप्त करने के लिए उन्होंने आचरण के पाठ नियम बताए जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वे इस प्रकार है। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, संपर्क कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक उद्योग, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह मध्यम मार्ग है। इस मार्ग में ना तो सांसारिक भोग विलास में लिप्त हो जाने का आदेश है और ना कठोर तप करने का ही आदेश है। फिर है दूसरा शील तथा आचरण की प्रधानता। बुद्ध ने शील के 10 आचरणों का पालन करने के लिए तथा गृहस्थों के लिए प्रथम 5 आचरणों का पालन जरूरी बताई। वे 10 आचरण निम्नलिखित: अहिंसा, सत्य, अस्त्य मतलब चोरी ना करना, फिर वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य, नित्य गान का त्याग, सुगंध माल्या का त्याग, असमय में भोजन का त्याग, कोमल संज्ञा का त्याग, कापैली कंचन का त्याग। फिर है दार्शनिक उपदेश। तो दार्शनिक उपदेश है, इसको आप लोग देख लीजिए। हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, आप भी थक गए होंगे सुनते सुनते। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मित्रों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसमें जितना क्वेश्चन बताया गया है सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।